नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। रात के 9 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ प्राइम टाइम डिबेट शो टक्कर। G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से लेकर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस बीच पीएम मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि G20 के जरिए दुनिया को भारत की तरक्की को करीब से देखने का मौका मिला। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि G20 की इस बैठक से भारत को क्या मिलने जा रहा है। अगले 1 घंटे सबसे बड़े पैनल के साथ हम इस पर महामंथन करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। ये भारत का ग्लोबल दम है जिसने वर्ल्ड ऑर्डर को बदल दिया है और इस वक्त दिल्ली दुनिया की सबसे बड़ी पावर सेंटर बन गई है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, जापान से फुमियो किशिदा, तमाम दिग्गज लीडर्स इस वक्त भारत के मेहमान हैं। और दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी की धाक कैसी है, ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की जुबानी सुन लीजिए। दिल्ली आने से पहले उन्होंने कहा, सही वक्त पर सही देश को G20 की कमान मिली है। जिस प्रकार भारत वैश्विक नेतृत्व कर रहा है उसे देखना अद्भुत। I have enormous respect for Modi ji, and he's been personally very warm and kind to me. G20 has been a huge success for India. India is the right country at the right time to be hosting this, and I feel we're going to have a very good couple of days of deliberations and decisions made. I'm a proud Hindu, and that's how I was raised. That's how I am. Hopefully, I can visit a mandir while I'm here for the next couple of days. And yes, we've just had Raksha Bandhan, so from my sister and my cousins, I have all my Rakis, and I didn't have time to celebrate Janmashtami properly the other day, but hopefully, as I said, I can make up for that if we visit a mandir this time. विकास के दम पर हम दुनिया के नेतृत्व करने की तरफ रास्ता भी दे रहे हैं और बायलैटरल जितनी मीटिंग्स हैं वो इतनी टाइट हैं कि प्रधानमंत्री के पास समय उतना ही है और लोग बैठकों के लिए तत्पर हैं। ये देश को गौरवान्वित करने वाले क्षण हैं। दिल्ली में G20 की बैठक के बीच एक ऐसी खबर आई जिसने भारत का सीना और चौड़ा कर दिया। वर्ल्ड बैंक ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि भारत ने 6 साल में जो हासिल किया वो पिछले 5 दशक में कोई नहीं कर पाया। भारत ने 50 साल का काम 6 साल में कर दिखाया है। यूपीआई, जनधन, आधार, ONDC और कोविन गेम चेंजर साबित हुए। G20 की बैठक के बीच एक और बड़ी घटना हुई है। इसी साल जून में पीएम मोदी ने G20 के नेताओं को चिट्ठी लिखी थी और G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की पहल की थी। और पीएम मोदी की पहल रंग लाती दिख रही है क्योंकि अमेरिका समेत दुनिया के तमाम दिग्गज देशों ने पीएम मोदी की इस पहल का समर्थन किया है। दूसरी तरफ G20 डिनर में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बिहार का सीएम नीतीश कुमार, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समेत कई हस्तियां शामिल हो रही हैं। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत दुनिया का पावर सेंटर बन चुका है। आज इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। बदला वर्ल्ड ऑर्डर, भारत लीडर। निराज जी, G20 में अफ्रीकन यूनियन को शामिल करने की चर्चा पहली बार पीएम मोदी ने की। एक एक करके तमाम देश सामने भी आए और अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, G20 का ये हिस्सा बन जाता है, तो भारत को क्रेडिट जाने के साथ साथ भारत के कद में कितना इजाफा होगा, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए, अफ्रीकन यूनियन जो है उसमें वो अगला बड़ा मार्केट है। अगर दुनिया में कोई एक मार्केट अभी रह गया है तो वो अफ्रीका है। अगर दुनिया में कोई ऐसी जगह है जहाँ 3 शक्तिशाली देश अपने प्रभाव के लिए लड़ रहे हैं, वो अफ्रीका है। अमेरिका, भारत और चीन। अगर अमेरिका और भारत के साथ एक जॉइंट कर लेते हैं तो मेरे को लगता है कि भारत का दबदबा अफ्रीका में बढ़ेगा। क्योंकि आप ये ना भूलें कि जहां आज एशिया है वहां कल
पहुंच सकता है कि तो सबसे बड़ी बात होती है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उसमें मेरे को लगता है कि भारत जिस तरह से पहल ले रहा है अफ्रीकन यूनियन की तरफ से और ग्लोबल साउथ को लीड कर रहा है, उससे एक नई तरह की दुनिया की लीडरशिप भारत की उभर सकती है और वो G20 के जरिए उभरेगी और उसमें अमेरिका का पार्टनरशिप बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी महीने में जो बाइडेन की ये जो विजिट है वो उन दोनों को मिलकर अफ्रीका को आगे बढ़ाने में बहुत काम आ सकती है अगर ये प्रस्ताव पारित होता है तो। जफर इस्लाम भी इस वक्त मेरे साथ है। जफर इस्लाम, आज तो भले ही हम राजनीति की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे आपसे ये भी जानना होगा कि जब भी पीएम का विदेशी दौरा हो या ये G20 हो रहा है, एक अलग तरीके से विपक्षी खेमा ने चर्चा भी की थी, लेकिन आप इसको किस तरीके से आज दर्शकों के सामने डिस्क्राइब करेंगे जिस अफ्रीकन यूनियन को लेकर हम बात करें कि पीएम ने ही सबसे पहले इसकी चर्चा की शुरुआत की थी? देखिए, इसके इतिहास में जाइए तो पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जब आए और मीटिंग में उनका बड़ा जो रवैया था बड़ा तीखा था, बहुत नाराज थे, बहुत इरिटेटेड थे, इसलिए कि उनको कहीं से कोई चर्चा नहीं हुई थी अफ्रीकन यूनियन को G20 में शामिल करने की। उस मीटिंग में बहुत सारे लोग बैठे हुए थे, हेड ऑफ स्टेट्स, और उसमें सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री ने यह कहा कि मैं आपको मोदी गारंटी देता हूं कि मैं इस अफ्रीकन यूनियन की बात उठाऊंगा, लोगों को इस पे सहमति करवाऊंगा और आपको इसका पार्ट बनवाऊंगा। आप अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट जिन्होंने कहा कि भाई 58 देश है इस यूनियन के, जो एक कॉन्टिनेंट में 58 देश है, उसकी अगर सदस्यता ना हो तो आप जब ग्लोबल मैप के बारे में बात करते हैं, ग्लोबल इंपैक्ट की बात करते हैं, वो अधूरी रह जाती है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा, ये मेरा वादा है आपसे कि मैं इसकी मेरी निगरानी में और मैं इसके लिए मैं अपनी लीडरशिप में इसको, हिंदुस्तान की लीडरशिप में इसको एक्सेप्ट कराऊंगा सारे देशों से। इसकी पहल भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की, सारे देशों को लेटर लिख के और उसको उनसे मनवाने की बात की। काफी हद तक ये एक सहमति बन चुकी है और एक रियलिटी जो है, ये प्रस्ताव पास हो जाएगा और इसका पूरा श्रेय हम नहीं बोल रहे हैं, अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट, आप उनकी जुबानी सुनिएगा तो उनको वो सारी बातें याद है। उन्होंने कहा भी कि शायद मैं हिंदी में जो आदरणीय प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कहा था, लेकिन मैं अब उसको समझ सकता हूं। जब मैं बाद में जानता हूं हिंदी का इसका मतलब पूछा तो उसको समझ सकता हूं कि इसका मतलब है कि गारंटी देता हूं। मतलब प्रधानमंत्री ने उनको गारंटी दिया, आश्वासन दिया, कमिट किया कि ये मेरा कमिटमेंट है कि मैं आपको यह कराऊंगा। आज यहां तक जो पहुंचा है अफ्रीकन यूनियन की बात पहुंची के प्रस्ताव तक, ये पूरे तौर से ज्यादातर मुल्क सहमति जता चुके हैं, इसलिए एक रियलिटी होगी और पूरा अफ्रीकन देश इसके लिए भारत का शुक्रगुजार होगा, भारत के प्रधानमंत्री का शुक्रगुजार होगा। और इसलिए मैं कहता पहले भी जैसे कहा, इससे भारत का मान सम्मान पूरे दुनिया में और अफ्रीकन नेशन में भी बढ़ेगा। इसलिए कि एक ऐसा ब्लॉक है, जैसा कभी आप कह रहे थे, जहां अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी को दुनिया जो है जिस तरह से एक्सप्लॉइट कर रही है और हिंदुस्तान की तरफ जिस तरह पूरे अफ्रीकन यूनियन देख रही है और अफ्रीकन कंट्रीज देख रही है कि हमारा जो है एक साथ होता है, एक कमिटेड अप्रोच होता है, हम भागीदारी के साथ बढ़ते हैं, इसलिए उनकी भी कोशिश ये होगी कि भारत के साथ बहुत अच्छे रिश्ते करें और इसका परिणाम यही होगा कि ये प्रस्ताव पास होने के बाद अफ्रीकन नेशन के साथ भारत के रिश्ते मजबूत नहीं बेहद मजबूत हो गए। ये अपने आप में एक अचीवमेंट होगा कि आज भारत को देखिए, भारत के प्रधानमंत्री की कोशिश जो थी कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर, ग्लोबल मैप में हिंदुस्तान ने को बहुत बड़ा मजबूत स्ट्रांग नेशन उभर के आए, जिसके रिश्ते सबसे देश के हित से को लेते हुए, नजर में रखते हुए दुनिया से अच्छे रिश्ते हो। आज अमेरिका हो, रशिया हो, आप सऊदी अरब हो, इजराइल हो, ईरान हो और दुनिया के हर बड़े मुल्क और अफ्रीकन यूनियन हो, फ्रांस हो, सबसे रिश्ते अच्छे हैं। इसका कारण है कि हमने अपनी कूटनीति को सीधा एक ही पॉलिसी के तौर पर रखा है कि हमें देश के हितों के कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसलिए जब दो टूक जवाब देने की बात होती है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कभी चूकते नहीं, दो टूक जवाब देते हैं। आज देश गर्वान्वित हो रहा है, जितना बड़ा ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन जो हो रहा है G20 का, इससे देश सिर्फ दिल्ली में नहीं, जैसे नाम जो हुआ था दिल्ली में नहीं हुआ था, सिर्फ दिल्ली के आसपास पे पूरे देश में G20 की मीटिंग हुई है। लाखों लोग इस G20 की मीटिंग, इस शिखर सम्मेलन से पहले आ चुके हैं। 200 से ज्यादा यहाँ पर मीटिंग, 200 अलग अलग सेशंस हुए हैं।
कई अलग अलग सेशन जो है अलग अलग शहरों में हुए देश के, और उससे जो है वहां के बारे में इंडियन कल्चर को जो हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच थी, तो इंडिया का जो इंडिया के कल्चर को दुनिया तक पहुंचाने का, उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। बहुत हद तक दुनिया के लोगों ने हिंदुस्तान को समझने में की जो कोशिश की थी उसमें कामयाब हुए हैं। देश की जनता गौरवान्वित हो रही। हाँ, एक अपोजिशन ब्लॉक है जिसको बहुत ही अहंकार है, घमंड है। आज उसके एक लीडर जो है अपोजिशन, प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी के लीडर जाके अब यूरोप में देश के बारे में जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह के ये कर रहे हैं, आज उनको इस देश में हर जनता, यहाँ की हर जो देश के देशवासी है वो गौरवान्वित है। देश में इतना बड़ा इवेंट हो रहा, तो उनको एक बड़े लीडर होने के नाते, देश एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर होने के नाते उसको देश की धरती पे होना चाहिए था, यही होना चाहिए था, इसका आनंद लेना चाहिए था। देश की उन्नति के जो उन्होंने सपना शायद ना देखा होगा, लेकिन जब उनको सपना जो पूरे देशवासियों का साकार हुआ, कम से कम उस दिन, आज के दिन उनको भी इस जो देश खुशियां जो मना रहा है उसमें उनको उनका प्रेजेंस होना चाहिए था। लेकिन अफसोस की बात है वो आज ऐसे क्षण में भी, ऐसे पलों में भी राजनीति से नहीं परे रहते हैं। आज वो यूरोप में जाके देश बेल्जियम में, ब्रसल्स में जाके वो देश के खिलाफ उलट पुलट बोल रहे हैं। इससे समझ में आता है कि उनकी मानसिकता क्या है। मैं आती हूँ आपके पास। वीवी सोनी, पूर्व राजदूत, इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं। और सोनी साहब, मुझे आपसे ये भी समझना है कि जब इतना बड़ा आयोजन हो रहा है जिसके बारे में हम हजार बातें बता रहे हैं, एक आम आदमी के लिहाज से मुझे समझना है कि जब इतनी महाशक्तियां मिलती है, मुलाकात होती है, G20 समिट होता है, कुछ दूसरे मेहमान भी है दूसरे देशों को जिनको स्पेशल गेस्ट बनाया गया है, हासिल क्या होता है? देखिए, ऐसे मौके में देखा जाता है और समझा जाता है कि क्या क्या विश्व में क्या क्या कठिनाइयां हैं। बिकॉज अब तक जितने भी समिट्स हुए हैं उसके अंदर डोमिनेशन तो सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज का था, डेवलप्ड कंट्रीज का था। जब से हिंदुस्तान ने चेयरमैनशिप ली है वो रुख बदल रहे हैं, डिसीजन मेकिंग बदल रहे हैं, अटेंशन लेना किसके पर करना चाहिए वो ले रहे हैं। ये देख रहे हैं कि ग्लोबल साउथ जो कि रिप्रेजेंटेड है ही नहीं बिल्कुल ही, बिलियंस ऑफ पीपल जो गरीबाई से कर रहे हैं, उनके जो इश्यूज हैं उनको बाहर निकालना ताकि उनके ऊपर तवज्जो दी जाए, उनके ऊपर ध्यान दिया जाए और डिसीजन ली जाए कि जब तक उनके जो कठिनाइयाँ उनके सामने नहीं लाई जाएंगी, किस प्रकार की पॉवर्टी है, फूड सिक्योरिटी, उनको बेचारे कितनी तरह से मर रहे हैं, हेल्थ की इशू है, एजुकेशन की इशू, तो ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए एक ब्लूप्रिंट बनाना है और उनको पेश करना है। और जितने भी कंट्रीज़ हैं जो जैसे क्लाइमेट के अंदर लोग बाग अपने कंट्रीज़ का ही इन्होंने कमिटमेंट किया था लेकिन वो पैसा नहीं आ रहा है, तो हिंदुस्तान का यही है कि उनको नज करना, उनको थोड़ा आगे बढ़ाना और कहना कि भारत का ही नहीं, इसमें सारे विश्व का, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज का बहुत ज़रूरी है कि उनको मदद मिल सके और उनके जो चीज़ें हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी हैं वो चीज़ उनको हासिल किया जाए। तो इसमें भारत का यही रोल सब करेंगे क्योंकि ये पहली बार ही नहीं हुआ है कि भारत ने ऐसा रोल शुरू किया है। हमने शुरू में भी देखिए वर्ल्ड वॉर के बाद ही दो चीज़ें की, एक तो एंटी कॉलोनियलिज्म काम शुरू किया, अपार्थाइड का काम शुरू किया। तो हमारे कमिटमेंट अफ्रीका के लिए शुरू से ही है। अब हम उसको बड़े ऊपर स्तर पर लेके जा रहे हैं। सिर्फ उनको ये नहीं कर रहे कि हम आपको दिखाने के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनको जो चीज़ें चाहिए, जो चीज़ें उनको नहीं मिली हैं अब तक, उनका जिस प्रकार से उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ है वो बंद हो। और जो लड़ाइयाँ चल रही हैं जैसे कि चीन आ रही है और दूसरे कंट्रीज भी आ रहे हैं अफ्रीका में, अभी तक उनको मौके नहीं मिले थे। अब इसमें कंपटीशन होना चाहिए कि जितनी कंट्री वहाँ जाएं। अच्छा, हिंदुस्तान के साथ ये चीज़ है कि हम हिंदुस्तान को उनको टेक्नोलॉजी दे सकते हैं जो कि रेलिवेंट टेक्नोलॉजी है, और वेस्टर्न कंट्रीज की जो टेक्नोलॉजी है वो पुश बटन टेक्नोलॉजी है। पुश बटन टेक्नोलॉजी उनको ज़रूरत नहीं है इस वक्त हिंदुस्तान उनको दे सकता है, लेकिन उनको और जो अमेरिका और जापान जो कर सकते हैं कि वो वहाँ से अपना फाइनेंसिंग करें, जो प्रोजेक्ट को देख के हिंदुस्तान उनको इम्प्लीमेंट करे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करे, उनको चीज़ें दे जो कि वो समझ सकते हैं, जिससे उनका जो स्तर है वो बढ़े और उनका जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़े,
भूख से ना मरें और इसी प्रकार से जो लड़ाई झगड़े पहले आपस में होते थे वो रुक जाए। तो मेरे विचार में हिंदुस्तान ने बहुत अच्छी पहल की है और इसके लिए अफ्रीकन नेशन ने अभी भी शुरुआत कर दी है कि हम ये तो पहला ही स्टेप है। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान अपना यहाँ पर ही बढ़े और आगे बढ़े। ठीक है। राजीव नोयन अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार मेरे साथ हैं। बीते 1.5 सालों से दुनिया के सामने एक और बड़ी चुनौती रही, वो रूस यूक्रेन का युद्ध रहा, जिसमें बार बार यूक्रेन की तरफ से भारत के हस्तक्षेप की भी बात कही गई कि भारत हस्तक्षेप करे। भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कि युद्ध किसी भी सूरत में किसी भी मसले का समाधान नहीं है। क्या इस मंच से भी राजीव जी बातचीत होगी युद्ध को लेकर, युद्ध की स्थिति को लेकर, क्योंकि सिर्फ वहां युद्ध नहीं हो रहा है बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पे, मार्केट पे भी इसका असर पड़ा है? देखिए, मुद्दा तो निश्चित ही महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ साथ ही विभाजित करने वाला भी विषय है। तो अब इसको देखिए एक सामंजस्य कैसे रखा जा सकता है। हम चाहे या न चाहे यह विषय उठेगा और देखिए हो सकता है इनफॉर्मल मीटिंग्स में उठे, फॉर्मल मीटिंग्स में प्रयास होना चाहिए कि इस तरह से विभाजित करने वाले मुद्दों को नहीं उठाया जाए, क्योंकि इसका कोई भी दोनों पक्ष का अपना अपना अलग समझ है और उस समझ को पाटने के लिए एक बड़े लंबे समय की आवश्यकता है और कई जैसे चक्र की बैठक की आवश्यकता है। इसका तुरंत समाधान नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन जो एक प्रिंसिपल जिसे कहते हैं सिद्धांतता, युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध से एक रास्ता नहीं निकलेगा, इस बात को भारत ने बड़े पुरजोर तरीके से विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर रखा है और उसे रखेगा ही। और प्रयास होना चाहिए कि यहाँ जितना भी कम्युनिके निकलते हैं, चाहे आउटकम डॉक्यूमेंट्स निकलते हैं, उस पर इसकी छाया न पड़े उतना अच्छा है, क्योंकि जो एक संभावना है कि इसकी छाया पड़ेगी तो जो इतने दिनों का मेहनत है उस पर कहीं असर न हो जाए। देखिए, भारत ने बाली में भी एक बड़ा ही अच्छी कूटनीति दिखाई थी और एक बताया कि देखिए G20 एक आपका मंच है, इस मंच से विश्व की समस्याओं का समाधान हेतु सोचिए, न कि छोटी छोटी बातों पर, चाहे हो सकता है बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर पूरे के पूरे मंच की तस्वीर को खराब कर दे। तो ये हम चाहेंगे कि ऐसी कोई बात इस यूक्रेन युद्ध में, यूक्रेन और जो भी युद्ध कहें या इसे कहें संघर्ष कहें, उस संघर्ष की छाया G20 पर नहीं पड़े। विश्व जूझ रहा है, विश्व जूझ रहा है यूक्रेन के संघर्ष के कारण भी और यूक्रेन के संघर्ष के पूर्व के जो स्थिति थी कोरोना महामारी के चलते, उसके चलते। तो अभी आवश्यकता है कि जैसे G20 है, एक तरह से बेसिकली ये फाइनेंस और आर्थिक व्यवस्था को, विश्व आर्थिक ढांचे को एक सुचारू रूप से चलाने की पहल है यार। और इस पहल से यह बात सत्य है कि बहुत सारे विषय भी जुड़े हुए, चाहे सांस्कृतिक विषय भी है और उसके साथ साथ शिक्षा का विषय भी है, कई विषय, क्लाइमेट चेंज की बात, वातावरण की, जलवायु परिवर्तन की, ये सारी जो बातें जुड़ी हैं। लेकिन मूल बातें हैं कि किस तरह से विश्व अर्थव्यवस्था को एक ढंग से, एक सुचारू ढंग से चलाया जाए और उसको चलाने में एक G20 की एक बड़ी भूमिका को आगे बढ़ाना चाहिए और जिसके लिए हम बड़ा ही प्रयासरत है और बाकी देश भी इसमें काफी गंभीर है, रूस भी गंभीर है, बाकी भी चीन को भी गंभीरता लानी चाहिए और छोटे छोटे जिसे कहते हैं निचले स्तर तक का व्यक्तित्व अपना कूटनीति दिखा रहा है, जो कि बहुत ही प्रशंसनीय नहीं है और इसकी पूरी भर्त्सना विश्व भर में हो रही है। तो और लेकिन अमेरिका और बाकी पाश्चात्य जगत तो निश्चित ही इसके लिए तत्पर है और अभी बात बार बार हो रही है अफ्रीका यूनियन की, अफ्रीका महादेश की, और अफ्रीका महादेश में भी अगर जो कि संसाधन संपन्न महादेश है और जो आज के दिन में भू राजनीति का एक केंद्र बनता जा रहा है, तो उस भू राजनीति से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर उसे एक आर्थिक विकास का भी रास्ता, विश्व के आर्थिक विकास का भी रास्ता बनाया जा सके और इसके लिए प्रयास होना चाहिए, न कि एक विभाजित करके पूरे के पूरे प्रयास को निराकार करने का। जी, मैं आती हूँ आपके पास। निनाद जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। निनाद जी, जब हम G20 की बात करें या किसी भी ऐसे अंतर्राष्ट्रीय मंच की जहां पे इतने राष्ट्रीय अध्यक्ष पहुंचते हैं और बातचीत करते हो,
तो वो तमाम ज्वलंत मुद्दे जहन में आते हैं कि क्या इस पे भी बातचीत होगी। उसमें सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद का मसला वो है जिसने भारत को सालों साल परेशान किया, और यही वजह है कि पीएम मोदी हर अंतरराष्ट्रीय मंच से आतंकवाद के मुद्दे पर जरूर बोलते हैं, जरूर बात रखते हैं। और जब आतंकवाद का जिक्र होता है तो दो हमारे ऐसे पड़ोसी मुल्क हैं जिनसे हमारे ताल्लुकात कैसे रहे हैं और वो किस तरीके से आतंकवाद का ताना बाना बुनते हैं, ये सबको मालूम है। अब इस प्लेटफॉर्म का किस तरीके से इस्तेमाल होना है आतंकवाद के मुद्दे पर। आपने बहुत जरूरी बात करी। देखिए, आतंकवाद का मुद्दा फ्रंट एंड सेंटर है G20 के लिए। आपको याद होगा कि चीन ने 3 बार पहले अलग अलग संस्थानों में हमारे अगेंस्ट वोट किया है और पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं उन्हें लिस्ट नहीं होने दिया है। मुझको ऐसा लगता है कि 3 चीजें यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई में होगी। पहला, टेरर फाइनेंसिंग। आतंकवाद के लिए जो पैसे का रास्ता जाता है, चाहे वो हवाले से जाता हो, चाहे वो ड्रग मनी हो, उसके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए, उसके ऊपर G20 की ग्रुपिंग में बात पहले भी हो चुकी है। मुझे लगता है उस मुद्दे पे आगे चलेगी। टेक्नोलॉजी और आतंकवाद में जो नए तरह के आतंकवाद होते हैं, जैसे साइबर आतंकवाद, उस पर अमेरिका के साथ टेक्नोलॉजी का कोऑपरेशन जो बाइडेन और मोदी के बीच में मेरे को लगता है शिखर स्तर पे होगा, क्योंकि ये दोनों को थ्रेटन करता है। देखिए, 9/11 के बाद आतंकवाद से भारत का दिक्कत नहीं रह गई, अमेरिका की भी दिक्कत है। तो मेरे को लगता है वो एक दूसरा होगा। और तीसरा ये होगा कि जो पहल इंडिया ने पहले की थी कि जब तक आतंकवाद रहता है तब तक नॉर्मल रिलेशनशिप दुनिया में नहीं हो सकती, उसके बारे में एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव लिया जाएगा। तो कुल मिला के मुझको ऐसा लगता है कि आतंकवाद जो है और उसको जो आतंकवाद को जिस तरह से काउंटर करना है, वो एक बहुत जरूरी पार्ट ऑफ G20 एजेंडा है, जो ज्यादा बोला नहीं जाता। आपने अच्छा किया ये उठाया, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा अहम इंडिया की गोल पोस्ट है। भारत के लिए एक बहुत बड़ा आउटकम है कि आतंकवाद खत्म हो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमारे और ये सिर्फ हमारा नहीं, जैसे वासुदेव कुटुंबकम कहा, आतंकवाद पूरी दुनिया का प्रॉब्लम है। तो इसमें भारत की पहल मेरे को लगता है कि G20 में बहुत जरूरी है। विवी सोनी साहब, मुझे इसी सवाल को रिपीट भी करना होगा और इसी से जुड़ा हुआ एक एंगल ये भी अब निकलकर सामने आया है। चीन का जो रुख रहा है भारत के प्रति, या फिर इस तरीके से जो हालिया दिनों में सम्मेलन हुए हैं उसमें उसका स्टैंड, और अभी शी जिनपिंग का इंडिया नहीं आना, भारत नहीं आना और इस G20 से दूरी बनाना और सिर्फ प्रधानमंत्री को भेजना, क्या संकेत दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि आतंकवाद का जो सिलसिला है, और उसमें सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि सारे विश्व में काफ़ी उसका काफ़ी उनको फर्क पड़ रहा है। पाकिस्तान के खुद ही स्टेट के अंदर प्रॉब्लम है, तो सबको ये मालूम, सब इसमें एग्री करते हैं कि इसको किस प्रकार से रोका जाए। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नहीं हो पाया क्योंकि चाइना ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे कि पहले वाले स्पीकर ने बोला था। तो अब हमको ये बताना है कि ये जो जब तक कि टेररिज्म ख़त्म नहीं होगा, आगे से इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी सी उसमें अफेक्ट हो जाएंगी। तो हमारा जो मुद्दा यही होगा कि सब मिल के बातचीत करें। सिर्फ हिंदुस्तान का ही सवाल नहीं है, और हिंदुस्तान इसको अच्छी तरह अपने आप ही डील कर सकती है, लेकिन सबको देखना चाहिए कि जो टेररिज्म है वो सिर्फ फिजिकली टेररिज्म नहीं है, हर प्रकार की टेररिज्म शुरू हो गई है। साइबर स्पेस में भी उन्होंने आना शुरू किया है। लेकिन आपने ये सवाल पूछा कि चाइना का जो एंगल है, नहीं आए, क्यों नहीं आए? क्योंकि उनकी गिल्टी फीलिंग है। वो यहाँ पर आते तो उनको काफ़ी सवाल जवाब देने पड़े, बिकॉज जो उन्होंने हिंदुस्तान के खिलाफ किया है और अभी कर रहे हैं, खासकर बॉर्डर के ऊपर, हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि जो नया मैप उन्होंने जो छापा है उससे उनकी नीयत पता लग जाती है कि हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि जापान, कोरिया और दूसरे भी देश हैं, उनको भी फर्क पड़ा। तो वो किस प्रकार से उसको जस्टिफाई कर सकते हैं? वो सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं था, तो उनको मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना इतना आसान नहीं था। उसके अलावा उनकी गिल्टी फीलिंग भी होगी, क्योंकि जो आपस में जो बातचीत हुई थी मोदी जी की और उनकी शुरू में जो बातचीतें हुई थी, उन्होंने प्रॉमिस किए थे, वो सब टूटे जा रहे हैं। तो चीन का जो गिल्टी फीलिंग है वो इसकी वजह से वो नहीं आ पाए हैं। अगर वो नहीं आ पाए हैं तो नुकसान उनका ही है, क्योंकि उनकी जो अपॉर्चुनिटीज, जो उनकी दूसरों से मिलजुल करने की, संभालने की, दूसरे विषयों पे बातचीत करने की, वो नहीं हो पा रही हैं। तो इसलिए मेरे विचार में अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म, इशू हमारा जो है चाइना के साथ, वो ये है कि अपने नॉर्मलाइजेशन करें, और ये जो एक्टिविटीज़ जो कर रहे हैं
और इनफैक्ट सप्लाई चेन, मेरे विचार में सप्लाई चाइना का सबसे बड़ा नेगेटिव इन्फ्लुएंस ये है कि सारी विश्व भर में जितने भी सप्लाई चेन्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्टेड हो रहे हैं। एक कंट्री मोनोपोलाइज नहीं कर सकती, तो मैसेज इस G20 में भारत का ये भी होगा कि जो लिबरलाइज करें, सेंट्रलाइज नहीं करके डेमोक्रेटाइज करें और दूसरी कंट्रीज की सप्लाई चेन सिचुएशन को इम्प्रूव करें, ताकि कोई भी एक कंट्री उसके ऊपर अपना धाका नहीं कर सके। ठीक है, जफर इस्लाम, आपसे ये समझना चाहूंगी कि अभी जो बहुत सारे मुद्दों पे बातचीत हो रही है कि G20 में बहुत सारे एंगल से बातचीत होनी है, लेकिन एक रक्षा सहयोग, डिफेंस के एंगल से भी बातचीत होने वाली है, उस हिसाब से आप हमें बताइए। देखिए, भारत ने अपने किन मुद्दों पे बात करनी है, क्या अचीव करना है, इस पूरे शिखर सम्मेलन में जो चर्चा होगी उससे क्या नतीजे निकलने हैं, ये सारी चीजें जो है पिछले एक साल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत फोकस तरीके से अपनी पूरी टीम के साथ काम करना शुरू किया है। दुनिया के अलग अलग मुल्क के अलग अलग जो हेड ऑफ स्टेट्स है और अलग लेवल पे चाइना से हो, चाहे वहाँ के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है, उनके साथ चर्चा की है। डिफरेंट लेवल पे बैक चैनल डिप्लोमेसी और जो डिप्लोमेटिक अप्रोच होता है, खासकर बैक चैनल डिप्लोमेसी, उन्होंने की है। अपने एजेंडा, अपनी ऑब्जेक्टिव जो देश को मजबूत करे, चाहे अर्थव्यवस्था के तौर पे या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए, या फिर जो सिविल न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बारे में, या फिर आप चाहिए डिफेंस के सेक्टर में, ये सारी चीजें जो है उस पर बहुत डिटेल नेगोशिएशन, डिस्कशन, चर्चा हो चुकी है। मुझे लगता है कि जब ही ये पूरा समिट खत्म होगा और उसके बाद जो आपको नतीजे सामने आएंगे, उससे जरूर मुझे पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अपने लक्ष्य को सही समझते हैं और लक्ष्य को कैसे अचीव करना, उस पर पूरे मुस्तैदी से काम करते हैं और उन्होंने उसी तरह से पूरे देश के लिए काम किया है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि चाहे वो डिफेंस सेक्टर में जो हमने ऑब्जेक्टिव, अपने डिफेंस सेक्टर का ऑब्जेक्टिव है, कुछ चीजें पब्लिक है, कुछ चीजें नहीं है। मुझे लगता है कि इसमें हम सारे और खासकर बायलैटरल जो होंगे, वो सारे मुद्दे को जो उन्होंने क्रिस्टलाइज करके रखा है, उसको वो अचीव करने की पूरी कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है हम इस पर कामयाब भी होंगे। आज बहुत सारे मुल्कों के हेड ऑफ स्टेट से आप सुनिए तो उन्होंने यही कहा है कि जिस तरह से इंडोनेशिया में भारत ने एक बड़ा रोल प्ले किया था कि इंडोनेशिया समिट को सक्सेसफुल बनाने के लिए भारत का रोल बहुत अहम रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले किया था जो पूरे दुनिया ने सराहा था। और उसी के बैकड्रॉप पे अगर आप देखिए तो वहां से जो इनिशिएटिव हुई है आज तक, जो आज ये शिखर सम्मेलन तक, तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को बिल्कुल रोड मैप की क्लैरिटी थी और पूरे कोशिश से ये किया गया है कि हिंदुस्तान के टेकिंग इंडियन कल्चर टू द वर्ल्ड, ये एक अप्रोच था, वो उन्होंने उसमें भी कामयाबी हासिल की और उससे अर्थव्यवस्था में फायदा होगा। प्लस जो कूटनीति के लेवल पे G20 समिट में क्या क्या चीजें जो हमें अचीव करनी है, एक तो देश के लिए और दूसरा जो ग्लोबल कम्युनिटी के लिए। इसलिए कि जैसा किसी ने कहा, वो सही कहा आपके रिपोर्टर ने, कि 75% दुनिया के जो ट्रेड है यहाँ से है, 85% जो है GDP यहाँ से है, लेकिन नेशन तो 20 ही है, बाकी जो है 200 से ऊपर नेशन है, वो भी तो उनके यहाँ भी तो GDP है, उनके यहाँ भी तो दुनिया मान्यता है, उसके लिए भी चिंता आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने की है। और ये सारी चीजें जो है नतीजे के तौर पर आपको बड़ी प्रमुखता से दिखेगी और पूरा दुनिया इस बात की वाहवाही करे कि इंडिया की लीडरशिप में जो ये बातें, जो नतीजे निकल के आए हैं, वो बहुत सकारात्मक है और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे ग्लोबल कम्युनिटी को। ठीक है राजीव नयन, बीते 10 सालों की अगर हम बात करें, 7-8 सालों की बात करें, तो भारत की डिप्लोमेसी को, कूटनीति को आप किस तरीके से देखते हैं? और साथ ही साथ कई ऐसे देश अब एक एक करके सामने आ चुके हैं जो पीएम मोदी को बॉस कहते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेना चाहता है, और ये कोई सामान्य लोग नहीं होते, ये अलग अलग देशों के राष्ट्राध्यक्ष होते हैं और वो ऐसा कहते हैं। देखिए, कूटनीति और विदेश नीति दोनों दो चीज होती है। कूटनीति जो है सो हमारे विदेश नीति का एक टूल है, एक अस्त्र है। तो देखिए, हमारी कूटनीति और विदेश नीति दोनों ही बड़े ही अच्छे तरीके से प्रधानमंत्री जी ने और उनके नेतृत्व में चलाई गई है। और उन्होंने, देखिए, सबसे पहली बात ही प्रधानमंत्री जी
आप याद होगा उन्होंने साक्षात्कार में कहा था कि दुनिया में मैं घूम रहा हूं यह बताने के लिए कि देखो मैं आपके और भारत के बीच के संबंध में एक नई दिशा ही दूंगा, कोई आड़े नहीं आऊंगा, कोई अड़चन नहीं पैदा करूंगा। तो यह उनकी जो एक छवि थी शुरुआत के दिनों में कि वो अड़चन पैदा कर सकते, उन्होंने दूर किया। और जिस तरह से कभी किसिंजर के साथ सटल डिप्लोमेसी की बात की जाती थी, आज के दिन में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ ये बात की जा रही है। देखिए वो अभी तुरंत आसियान से, जहां अपने G20 के हमारे यहाँ चल रहा है सारी तैयारियां, उसमें उन्होंने समय निकालकर आसियान ईस्ट एशिया समिट में हिस्सा लिया, वहां अपनी बात रखी, वहां लोगों से मुलाकातें की। और जो बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो कि यहाँ G20 में नहीं आ रहे हैं, लेकिन उन्हें भी निश्चित ही उन्होंने आश्वासन दिया होगा कि हम आपसे अलग नहीं हैं, हम आप सबको लेकर साथ चलेंगे। और खास करके साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जो है वो हमारा बहुत ही पुरातन, बहुत ही प्राचीन हमारा संबंध रहा है और हमारा संबंध हर तरीके से रहा है। तो वह उन्हें बहुत दिनों से हमारी एक्ट ईस्ट और लुक ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से हमने उन राष्ट्रों से अपना संबंध स्थापित किया है। उसी तरह से अब जहां मिडिल ईस्ट की तरफ कहिए, जिसे वेस्ट एशिया कहिए, मिडिल ईस्ट थोड़ा पाश्चात्य टर्म है, लेकिन हम वेस्ट एशिया और अफ्रीका की बात कर रहे हैं, उनसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने बड़े ही अलग तरीके से बात रखा है संबंध। और वहां भी उन्होंने अपनी एक नई दिशा अपनी कूटनीति को दी है और उसमें एक मोदी की छाप हमेशा रही है। और मोदी की छाप रही है एक सांस्कृतिक जो कूटनीति है उसके माध्यम से। हर जगह जाते हैं तो देखिए डायस्पोरा से वो कनेक्ट करते हैं और डायस्पोरा के माध्यम से जो हमारे भारतीय मूल के लोग हैं उनके माध्यम से उस देश की तरफ वो वहां पर उनसे एक संबंध स्थापित करते हैं। और उस संबंध में उनका जो संदेश रहता है कि जो आपके यहाँ जिसे होस्ट कंट्री जिसे कहते हैं, जो जिनके यहाँ लोग हैं, और होम कंट्री जो भारत है उनका, उन दोनों के बीच में कोई भी विरोधाभास नहीं है। तो इस तरह के संदेश देते हैं। साथ साथ अगर अपने जो जिसके कहते हैं नेबरहुड फर्स्ट, ठीक है, मैं इस वक्त आपको रोकना चाहूंगी। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, पीएम हाउस पहुंच चुके हैं जो बाइडेन, जहां पे द्विपक्षीय बातचीत होनी है, जो वार्ता होनी है और जिसमें किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले कुछ वक्त से हम बात यही कर रहे हैं, यही फोकस भी कर रहे हैं। और पीएम मोदी का कद किस तरीके से बढ़ा है, या ये G20 सम्मेलन, जो बाइडेन का आना, उनका बॉडी लैंग्वेज अभी तक का, ये सब कुछ बता रहा है कि अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते कितने प्रगाढ़ हो चुके हैं। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कुछ ही देर में ये बड़ी मुलाकात होने वाली है। निनाद शेठ में आपका रुख करूंगी। जिस मुलाकात की चर्चा हम शुरुआती वक्त से ही कर रहे हैं कि बहुत कुछ इससे हासिल होने वाला है। पीएम का विदेशी दौरा, वहां जाना, पीएम का वहां उस तरीके से माहौल होना और यहां जो बाइडेन का होना और ये मुलाकात भारत में होना। देखिए ये भारत के लिए नहीं, दुनिया के लिए दो सबसे बड़ी विश्वीय ताकतों की मुलाकात है। अगर आपको दुनिया को फ्री रखना है, अगर आपको दुनिया को ओपन रखना है, अगर आपको दुनिया की सप्लाई चेन फ्री रखनी है और चीन के इन्फ्लुएंस को थोड़ा कम करना है, तो यही पार्टनरशिप है जो कर सकती है। और इसीलिए जो बाइडेन अपनी पॉलिटिकल कैपिटल लगा रहे हैं। देखिए एक बात समझिए, अमेरिका का प्रेसिडेंट इस तरह से पॉलिटिकल कैपिटल नहीं लगाता, इतनी दूर नहीं आता जब तक उसके पीछे कोई बहुत बड़ी हिस्ट्री ना हो। और अब भारत जिसका ग्रोथ रेट इस वक्त 5% है और 8% की तरफ बढ़ रहा है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट मार्केट है और डॉलर टर्म्स में, परचेजिंग पावर पैरिटी में नहीं, डॉलर टर्म्स में भारत बढ़ रहा है। इसीलिए अमेरिका इतना इन्वेस्टमेंट भारत में कर रहा है, पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल कैपिटल और रियल इन्वेस्टमेंट। और यहां पे भारत के लिए 3 सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहली बात डिफेंस के ऊपर, कि यहाँ पे अब जैसे हम बात करें, इस वक्त ऑलरेडी बात शुरू हो गई है कि इंडिया प्रेडेटर ड्रोन्स खरीदने वाला है। अगर कल की तारीख में भारत को फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी है तो प्रेडेटर ड्रोन्स के बाद उन्हें सैनिक भेजने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी डील है। यहां रुकेंगे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी बहस जारी है। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। अब से कुछ ही देर पहले हमने बात की अमेरिकी विदेश विभाग की मार्गरेट मैक्लाउड से। आइए जानते हैं कि उन्होंने भारत और अमेरिका के रिश्तों और दिल्ली में G20 के आयोजन पर क्या कहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ अमेरिकी विदेश मंत्रालय से मार्गरेट मैक्लाउड मौजूद है इस वक्त मेरे साथ। आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, भारत और अमेरिका का रिश्तों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ है। पीएम जून में जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने AI कहा, यानी अमेरिका और इंडिया।
तो इस रिश्ते को आप कैसे देखती हैं? और मुझे आपसे ये जानना है कि अमेरिका में इस वक्त क्या माहौल होगा? मेरे ख्याल में AI एक बहुत मुनासिब अब्रीविएशन है, क्योंकि हम स्टेम क्षेत्र में, हम क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में, शिक्षा, हमारे स्टूडेंट मोबिलिटी और ऐसे ज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी सहयोगी कर रहे हैं। अच्छा, ये दोनों लीडर्स जब मिलते हैं, जो बाइडन और PM मोदी, तो हम उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसे देखते हैं कि जैसे ये सुपर पावर नहीं बल्कि ये फ्रेंड्स हो। इसको देखकर मतलब अमेरिका में कैसा? ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे नेताओं के बीच में ऐसी वार्म रिलेशनशिप है। मेरा ख्याल है मैं कि ये न सिर्फ नेताओं के बीच में बल्कि पीपल टू पीपल भी होती है। और हम ये भी कहते हैं कि इंडियन अमेरिकन्स एक लिविंग ब्रिज है जो हमारे दोनों देश का लिंकेज करते हैं, और हम ये संबंध बहुत अहम समझते हैं। लेकिन जब ये संबंध बहुत मजबूत हो रहा है, यानी भारत और अमेरिका का, तो एक किसी को परेशानी हो रही है और वो देश है चीन। क्या शी जिनपिंग का G20 से दूरी बनाना और अपने प्रधानमंत्री को भेजना, क्या आपको ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं इस दोस्ती से परेशानी है? देखिए, बुनियादी तौर पर प्रतिबंधी पसंद करना तो हर एक मुल्क का अपना फैसला है। अमेरिका जो भी चीन भेज देंगे उनके साथ G20 के एजेंडे पर काम करने के लिए तैयार है, और हम इसलिए ऊंचे से ऊंचे सित्ते पर G20 में शिरकत कर रहे हैं कि हम समझते हैं कि इस दुनिया में बहुत सारे समस्या है जो कोई एक देश अपने आप से हल नहीं कर सकते हैं। हम इसलिए G20 दुनिया के प्रीमियर इकोनॉमिक फोरम है, ताकि हम दुनिया के सबसे बड़े उभरती हुई और विकसित अर्थव्यवस्था के साथ बात कर सकते हैं। लेकिन इस बीच मैं चीन पे फिर से एक बार फोकस करना चाहूँगी कि जब रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो भारत का अपना एक स्टैंड था और अमेरिका और रूस के बीच में तल्खी आए, लेकिन इस दोस्ती का असर कभी भारत और अमेरिका के रिश्ते पे नहीं पड़ा। भारत ने अमेरिका के साथ भी रिश्ता कंटिन्यू रखा, भारत का रूस से भी प्रगाढ़ संबंध है, लेकिन चीन और अमेरिका कैसे अपनी दोस्ती संभालेंगे अगर उसको भारत से परेशानी अगर चीन को? तो हम देखते हैं कि इंडिया रूस के साथ अपना रिलेशनशिप है। हम समझते हैं कि हर एक देश अपना इतिहास है, लेकिन बस हम इतना ही चाहते हैं कि पूरी दुनिया रूस को जहाँ तक मुमकिन है कम फ़ायदा देते हैं, क्योंकि जब तक उनके पास मालियाती वसाइल है वो यूक्रेन पर ये नाजायज़ और नाइंसाफ़ युद्ध जारी रखेंगे। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि इस G20 के बाद 2 दिन का ये जो समिट है जो भारत में हो रहा है, जो देश की राजधानी दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद वर्ल्ड ऑर्डर चेंज होने वाला है। क्या इसका इफेक्ट युद्ध पे भी पड़ेगा? देखिए, G20 बुनियादी तौर पर आर्थिक समस्या के बारे में बात करने के लिए बने हुए हैं, इसलिए शिरकत करने वाले देश दुनिया के वैश्विक GDP का 85% बनते हैं, और हम बेसिकली तो आर्थिक असरात के बारे में बात करने के लिए आए हैं। अगर हम रूस और यूक्रेन की तरफ देखते हैं, हम देखते हैं कि ब्लैक सी ग्रेन इनिशिएटिव से रूस का निकले और उसके बाद यूक्रेन के अनाज के गोदामों पर हमला किया करते हैं। उसकी वजह से वैश्विक मंदी पर काफ़ी आर्थिक समस्या पड़ाते हैं, और ये नुकसान जो हम देखते हैं ये दुनिया के गरीब तरीन लोगों पर पहुंचाते हैं। एक और सवाल है कि भारत में इस साल G20 की जितनी भी बैठक हुई उसमें आम सहमति से एक भी साझा बयान नहीं जारी किया गया है, तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी चीन का ही एंगल हो सकता है? दोनों देशों ने साझा बयान दिया नहीं। देखिए, अमेरिका के नुक्ते नज़र से देखें तो हम देखते हैं कि भारत बहुत नेतृत्व दिखाते हैं, और सच है कि इन ग्रुप में कुछ फ़िरक़ें हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि इंडिया जब कंसेंसस नामुमकिन था तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इंटरनेशनली अग्रीड लैंग्वेज इस्तेमाल करके वही मसला उनके चेयरमैन स्टेटमेंट में इंक्लूड किया। शुरुआती वक्त से, यानी G20 जब से बैठकें इसकी हो रही है तब से ही सबसे ज्यादा फोकस अर्थव्यवस्था पे रखा गया है। अब मैं G20 को लेकर पर्टिकुलर आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अर्थव्यवस्था और साथ साथ पश्चिमी देशों पर इसका कितना इफेक्ट होने जा रहा है जब ये भारत में हो रहा है? तो हम सब अर्थव्यवस्था में रह रहे हैं, पूरी दुनिया पर आर्थिक समस्या पहुंचा रहे हैं, और हम सब दृष्टिकोण
देखकर इन मसलों का सबील ढूंढना चाहते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चीन का एंगल में फिर से इसलिए लेकर सामने आऊंगी क्योंकि चीन का जो स्टैंड रहा है उसके बारे में अभी मैं कुछ और दूसरे देशों के मेहमानों से या वहाँ के जर्नलिस्ट से बात करी थी, तो उन सभी का स्टैंड क्लियर है। उन सबका ये कहना है कि वाकई इस दोस्ती से चीन को परेशानी है और इसीलिए चीन दूरी बना रहा है और इसका असर उसके मार्केट पर भी पड़ रहा है। चीन की अर्थव्यवस्था भी कमजोर हो रही है कहीं ना कहीं उसके इस स्टैंड से। देखिए, मैं चीन के दृष्टिकोण रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ, मैं उनका रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूँ। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अमेरिका और इंडिया दोनों लेकिन ऐसे मेरा ये जानना है, आपसे ये जानना है कि वैश्विक मंच से अगर बार बार चीन दूरी बनाता है, अगर शी जिनपिंग नहीं आते हैं, तो फिर ये आपके रिलेशन पे भी तो इफेक्ट होगा। देखिए, अमेरिका चीन के साथ मुलाकात करने के लिए तैयार है। हाल में ही हमारे सेक्रेटरी कॉमर्स बीजिंग गए और उनके बहुत अच्छे मीटिंग्स बैठक होते थे और हमारे राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि शी जिनपिंग का शिरकत के फैसले के बारे में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस किया, लेकिन फिर भी जो भी प्रतिनिधि चीन G20 भेजेंगे उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। अच्छा, आने वाले वक्त में ऐसी चर्चा चल रही है कि जो 26 जनवरी है भारत के लिए, उस वक्त एक बार फिर से जो बाइडेन को इनवाइट किया जाएगा, इसके बारे में आपके पास? मैं व्हाइट हाउस से पहले कोई ऐलान नहीं कर सकती। अच्छा, वहाँ की स्टेटमेंट। लेकिन ऐसी चर्चा चल रही है कि क्वाड देशों की भी बैठक होने वाली है उस वक्त में और भारत मेजबानी करने वाला है, तो भारत उस वक्त भी चाहता है कि जो बाइडेन आए। देखिए, अमेरिका इंडिया के G20 के प्रेसिडेंसी का होस्टिंग देख कर काफ़ी इंस्पिरेशन देखते हैं और हमारी तरफ से आशा है कि 2026 साल में हम खुद G20 होस्ट कर सकेंगे। G20 की मेजबानी भारत इस बार कर रहा है और सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नहीं बल्कि अलग अलग जगहों पे भी ये बैठक हुई है। कश्मीर के बारे में अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बहुत अलग किस्म की बातें की गई, लेकिन बीते दिनों आपने देखा होगा कि कश्मीर में बहुत सफलता से G20 का आयोजन हुआ भी। अमेरिका का स्टैंड? हाँ, कश्मीर तो एक बाहमी मामला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, लेकिन आप ये तो मानती है ना कि सालों साल कश्मीर के मामले को लेकर इंडिया को कहीं ना कहीं पीछे करने की कोशिश की गई, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। ये G20 की बैठक से हमने साबित कर दिया। मैं G20 के बारे में बात करने के लिए आई हूँ और हम G20 में देख रहे हैं कि इंडिया उनके सारे विविधता पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं और ये गरम गरम मेजबानी बहुत अप्रिशिएट करते हैं। कैसा फील हो रहा है इंडिया में आके और ये गर्मजोशी से जो स्वागत और भारतीय परंपरा जो है, भारतीय कल्चर जो है, उस तरीके से स्वागत और जो बाइडेन के लिए तैयारियां हुई है और जिसके बारे में अभी टीवी के जरिए या आप मीडिया से बात कर रही हैं तो उसके जरिए भी जो आपको पता चला, तो कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत अच्छा मौका है और हम कोशिश हमारी उम्मीद है कि इस मौके अच्छे से इस्तेमाल करेंगे ताकि अमेरिका और इंडिया के ताउन और बढ़ा सकें। भारत की मेजबानी के बारे में सिर्फ अभी तक आपने सुना था, लेकिन अब आप देख रही हैं अलग अलग जगहों पे जाके हम सब से मिलके, तो फिर आप अपना अनुभव बताइए। हाँ, हवाई अड्डे से ही मैं देखती हूँ कि अभी दिल्ली चमक रहे हैं। हाँ। उनके मेजबानी में ऐसा क्या अलग सा लगा, कुछ अच्छा फील हुआ, अगर वो हमारे दर्शकों को बताना चाहें? जी, एक फेस्टिवल जैसा एटमॉस्फेयर है अभी। तो वाकई हम अपने दर्शकों को बता भी रहे हैं कि दिल्ली में तैयारियां इस तरीके से हुई है कि वाकई माहौल हो चुका है कि उत्सव है, सेलिब्रेशन है। और ये सेलिब्रेशन किस लिए है? भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए। हमें वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए CNBC आवाज।